कोई व्यक्ति डेली रेड मीट कंज्यूम कर रहा है तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है रेड मीट कंज्यूम करने वाले को? जी हाँ। डॉक्टर ने बोला अभी 2 दिन फास्टिंग करना और आप 8 दिन कर रहे हो, 8 दिन कर रहे हो तो आपकी धातु आपके हेल्दी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आज तो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उनका लाइफस्टाइल तो हम नहीं कहेंगे, लाइफस्टाइल उनका कैसा चल रहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो लाइफस्टाइल की है या कोई और भी वजह हो सकती है? इस्लाम में रोजे रखना बताया, हिंदुओं में एकादशी बताया, नवरात्रि बताया, सोमवार का, मंगलवार का फास्ट बताया, अलग अलग फास्टिंग भगवान के नाम पर फास्टिंग बताई। फास्टिंग जो है बड़े कमाल की मेडिसिन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम डेली यूज में कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे लिए कितनी सेफ है और ये हमें कैंसर का कारण बन सकती है। ऐसी क्या चीजें होती हैं? खाना पैक करके मंगवाया, ओके, अब प्लास्टिक के डिब्बे में वो खाना, उबलता हुआ खाना पैक होके आया, बिल्कुल, वो आधा घंटा जो उसमें रहा उसमें करोड़ों की मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक रहेगा। नवजात बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसको भी माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। उसको कैसे मिल रहा है? माता के दूध से। फ्रूट्स है, बहुत अच्छा फूड है, बिल्कुल, लेकिन अगर भूख नहीं है तो वो भी जहर है। बिना भूख के खाना नहीं खाना, इसको किसी भी भाषा में जेन जी XYZ सब समझ लो। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था गूगल पे, उसमें था मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर होता है। डॉक्टर ईश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। सर मैं बहुत अच्छा हूँ और जितनी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है इन्होंने थंबनेल टाइटल देख लिया है, इनको पता है कि आज किस डिसीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कैंसर, मतलब ये डिसीज़ ऐसी हो गई है आज के टाइम में। पहले कहीं दूर सुनने में आता था कि यार इस इंसान को फैमिली में ये कैंसर, आजकल बहुत आसपास कहीं पे भी कॉल करते हैं यार मेरी बुआ को कैंसर हो गया, मेरी ताई जी को कैंसर हो गया, ऐसे सुनने में आ जाता है। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है एकदम कैंसर का इम्पैक्ट इतना? बिल्कुल, देखिए कैंसर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ा एक ब्लॉट है जी, और जो फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। बिल्कुल, आपको सुनते ही जो है आपने बिल्कुल सही बोला कि एकदम इतना बड़ा धक्का लगता है पेशेंट को, और चाहे उसको बाद में कैंसर ना भी निकले। तो बिल्कुल ये सबसे ज्यादा स्कैरी डायग्नोसिस है। डॉक्टर फ्रेटर्निटी भी 10 बार सोचती है, किसी को पेशेंट को देखकर अगर लग ही रहा है, देखते ही लग रहा है कि कैंसर है, तो भी डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आपको तो कैंसर है। वो पहले उसको 10 तरह के टेस्ट करवाएगा, जब हाथ में 10 तरह के पेपर आएंगे तब देख के बोलेगा, ताकि ही शुड बी श्योर और पेशेंट भी उसको पढ़ के कुछ खुद भी समझ सके। क्योंकि डिसीज इतनी बड़ी एकदम कहा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी है कि उसका, मैंने बोला ना, मानसिक धक्का इतना बड़ा रहेगा जो कि शारीरिक धक्के से बड़ा रहेगा, और पेशेंट उसमें बहुत कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है डायग्नोसिस को सुन के। तो ये तो है कैंसर की, मतलब एक उसका स्टेटस कह लो या उसकी एक उसका टेरर कह लो आप। बिल्कुल। अब होता क्या है, कब से चला आ रहा है, अब क्यों बढ़ने लगे, जो आपने बोला बहुत बढ़ने लगे आजकल। पहले दूर दराज में सुनने को मिलता था, आजकल आस पड़ोस में घर घर में सुनने को मिलता है। क्या कैंसर एक नई बीमारी है? क्या ये पुरानी बीमारी है? कैंसर बहुत बहुत पुरानी बीमारी है, और आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले इसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। अच्छा, हजारों वर्ष पहले। और बिल्कुल ऐसा ही लिखा, आप बिलीव करेंगे अगर इसमें, तो कि एक महापरिधि, मतलब महावास्तु, बहुत दूर तक फैला हुआ, शांत, ना पकने वाला, चुपचाप पड़ा रहने वाला, अंदर ही अंदर बढ़ने वाला एक ऐसा ये एक बैक्टीरिया कह सकते हैं इसे? नहीं, बैक्टीरिया नहीं कह सकते, बैक्टीरिया नहीं कह सकते, बस एक ग्रोथ है, एक ग्रोथ है। है। नाम मतलब हमारे अंदर पल रहा है, हमारे अंदर पड़ा हुआ है ये, लेकिन इसको कुछ तो कहते हैं। अर्बुद कहते हैं, अर्बुद। अर्बुद मतलब ट्यूमर। ओके, अर्बुद संस्कृत का वर्ड है, अगर उसको ट्रांसलेट करूंगा तो ट्यूमर। तो ट्यूमर के बारे में बोला गया आयुर्वेद में 6 तरह के होते हैं, रस, रक्त, मांस और रक्त और अपना मांसज वगैरह, ऐसे करके ये 6 तरह के ट्यूमर बताए गए हैं जी। और ये ट्यूमर जो है दूर दूर तक परिसर्पण करने वाले, उसको बोला महावास्तु, मतलब बहुत ही फैले हुए, डीप रूटेड, हर तरफ मूव करने वाले और ना पकने वाले। मतलब वो पक्के तो फोड़ा होता है, ट्यूमर मतलब एक फोड़ा हुआ, बिल्कुल, पका फूटा बह गया, पस बह गई और 1 महीने में ठीक हो गया। ये ना पकने वाला मतलब वहीं पे रहेगा परमानेंट, जिस शेप में आ गया उसी शेप में रहेगा और बढ़ता रहेगा, फैलेगा। तो इस तरह से इसका फैलने का नेचर, ये सब आयुर्वेद में बताया। ओके। अब उस जमाने में इसका इतना प्रसार नहीं था, और इस पे बहुत कम संहिताओं में अलग से चैप्टर भी मिलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी बीमारियों में ऐसा वर्णन मिलता है आयुर्वेद में जी, जो उस ऑर्गन के कैंसर को दिखाता है।
जैसे जॉन्डिस को जब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद में, तो जॉन्डिस में कैंसर वर्ड ना यूज करके ऐसे सिम्टम्स यूज किए हैं जो लिवर कैंसर को दिखाते हैं। ओके। ऐसे आंखों का, मुंह का, गले का, है ना, ओरल कैंसर, ये सब आयुर्वेद में अनेक नामों से वर्णन है, लेकिन उनको डायरेक्टली कैंसर ना कह के और एक फोड़ा टाइप, एक उरना टाइप, एक जख्म टाइप बोला, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन 100% कैंसर का है। तो ये तो होगी इसकी हिस्ट्री। अब आजकल ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आ गया, उसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि अवेयरनेस की वजह से लोग डायग्नोस्टिक्स ज्यादा कराने लग गए, तो जिनको कोई सिम्टम भी नहीं है वो लोग भी कभी कभी वैसे भी जब पीरियोडिक चेक करवाते हैं उसमें कभी कभी आ जाता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी बहुत बार होती है। सो विदाउट सिम्टम भी मतलब ये अपना असर दिखाता है? हाँ जी, विदाउट सिम्टम भी दिखाता है, विदाउट सिम्टम भी दिखाता है। और अभी तो बहुत पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं कि कोई लेडी ने सोनोग्राफी कराई तो उसको दिखा कि भाई गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हाँ तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है जी। तो वो रिमूव करने के बाद गॉल ब्लैडर को भेजा जब टेस्टिंग के लिए, बायोप्सी के लिए, तो वहां आ गया कि ये तो आपके गॉल ब्लैडर में तो कैंसर निकल आया। ये बहुत ही कॉमन है। अब वो लेडी की पूरी जांच होगी, पेट स्कैन वगैरह होगा, लेडी को लगा सोनोग्राफी हुई, गॉल ब्लैडर में स्टोन था, गॉल ब्लैडर निकल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन तब पता चलता है कि नहीं, अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर निकल के लैब में गया उससे कैंसर की रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव। अब आपकी स्कैनिंग हो रही है, पेट स्कैन हो रहा है, उसमें पता चल रहा है कि आपको और 2-3 जगह पे और ये अभी इसके सीड पहुंच गए, फैल गया, तो उसका इलाज शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ पेशेंट अभी जीना सिखो में आज की डेट में भी अभी 4-5 पेशेंट ऐसे एडमिट हैं, लेडीज ऐसे एडमिट हैं। अब ये क्यों फैल क्यों रहा है इतना बड़ा क्यों हो रहा है ये? देखिए, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है जी। खान पान की आदतें, ओवर ईटिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये वो बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं। कुछ मॉडिफाइबल हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं जी। जैसे कि खान पान, लेट नाइट भोजन करना, बिना भूख के खाना खाना, ओवर ईटिंग करना, जंक फूड खाना, ये हमारे हाथ में है, मॉडिफाइबल फैक्टर, वी कैन मॉडिफाई दिस, पर हम लापरवाही से नहीं करते हैं। तो ये सब भी सर कैंसर में पूरा हाथ देते ये हैं? सब कैंसर में पूरा रोल प्ले करते हैं। ओके। ठीक है। अब इसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाइए तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है। जो स्मोकिंग केवल लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टमक कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज है। ओके। जबकि हम कहेंगे कोई वो धुआं तो सिगरेट का पेट में या यूरिनरी ब्लैडर में तो नहीं जाता, वो तो हाँ, लंग्स में जाता है। हाँ। लेकिन लंग्स से जब वो जाता है आपके ब्लड में, और ब्लड से जब जाता है आपके पूरी बॉडी में, तो पेट का कैंसर करने में और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करने में स्मोकिंग का सबसे बड़ा रोल है। ऐसे अल्कोहल का लिवर में हर कोई जानता है। हाँ। तो ये तो हो गए मॉडिफाइबल फैक्टर्स। आप चाहे तो अपनी एडिक्शंस बंद कर दें, एक्सरसाइज शुरू करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, सीधा सीधा कारण है, ठीक है ना। तो कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में आपके जीन्स हैं, जैसे आपके जो बाप दादा से जो परिवार में जीन चले आ रहे हैं। कुछ परिवारों में डायबिटीज ज्यादा है, कुछ परिवारों में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, करेक्ट, कुछ परिवार में ऑटो इम्यून बीमारियां ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंसर का कोई ना कोई जेनेटिक बैकग्राउंड भी रहता है। अगर आप उस हाई रिस्क ग्रुप में है कि आपके परिवार में किसी को होता रहा है, तो आपको बोलेंगे आप हाई रिस्क ग्रुप है, तो आपको चांस है, आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर जैसे भी पीछे आपने बताया कि जो स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है उसके में कैंसर होने के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि जिन्होंने आज तक ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उनका लाइफस्टाइल तो हम नहीं कहेंगे, लाइफस्टाइल उनका कैसा चल रहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो वो किस वजह से हो रहा है? वो लाइफस्टाइल की है या कोई और भी वजह हो सकती है? नहीं, उसमें ना उनको ज़्यादा चांस इसका है कि एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिलियल डिस्पोजिशन रहा होगा, यानी कि एक फैमिलियल टेंडेंसी पहले रही होगी कि उनके जीन्स में ऐसे छुपे हुए जीन चल रहे होंगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक ट्रिगर्स हैं, उससे चांस बन जाता है। और फिर सेकंड आता है स्ट्रेस, जो आप देखकर बता नहीं सकते कि वो आदमी कितना स्ट्रेस लेता है। जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे उतने फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, उतना आपका टीलोमेरेज डिस्ट्रॉय होगा, उतना आपको हर बीमारी का, एजिंग का, इंक्लूडिंग कैंसर का और डेथ का खतरा बढ़ेगा। स्ट्रेस से कैंसर होगा? स्ट्रेस से बिल्कुल कैंसर होगा। देखिए, आप बड़ा सिंपल मान लें जी, ये टेबल का सेंटर है, ये सेफ जोन है, ठीक है,
और ये किनारे पर बीमारियों की खाई है जी। अब किसी पेशेंट के बाप दादा में बीमारी आ गई, चल रही थी, चल मतलब रही वो थी। उसको पहले पता से मेरे डिटेक्ट परदादा करा, को भी हाँ। कैंसर था, तो वो थोड़ा सा खतरे की तरफ ज्यादा हो गया। ओके। आप सेंटर में हैं, वो एक कदम खतरे की तरफ ज्यादा है। फिर उसने सिगरेट पीनी भी शुरू कर दी। तो 2% ज्यादा हो गया, 2 कदम आगे हो गया। हाँ, अब वो स्ट्रेस भी बहुत लेता है, 3 कदम हो गया, अब वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, 5वें पे हो ही ठीक है जाएगा। ना। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, फिर पॉल्यूटेड सिटी में रहता है, तो बिल्कुल यहाँ आ गया। एच और पे आ गया। अब इसमें से एक फैक्टर हटा दो कि वो सिगरेट नहीं पीता सिगरेट था, नहीं पीता था। लेकिन सिगरेट नहीं पीता था, बाकी फैक्टर तो थे ना। अब यहाँ आ गया, अब वो लुढ़क जाएगा, ये बीमारी हो गई, ठीक है ना। तो अब वहीं पर एक आदमी जिसको परिवार में नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेता, गांव का ताऊ है, बीड़ी बहुत पीता है, ठीक है ना, वो जिंदगी भर, लोग कहते हैं ना वो 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, बीड़ी पीता है, उसको नहीं हुआ। करेक्ट। क्योंकि बीड़ी पी पी के भी 100 साल की उम्र तक वो यहीं तक पहुंचा। ना तो उसको परिवार का वो था, बाप दादे की तरफ से वो मिला हुआ, ना वो तनाव लेता था, ना वो शहर के पॉल्यूशन में रहता था, इसलिए वो यहाँ तक इसलिए वो यहाँ तक 100 साल की उम्र तक भी बीड़ी सिगरेट पीता रहा। और अगर कैंसर शहर नहीं के हुआ पॉल्यूशन में भी होता तब भी हो जाता। तो भी, मतलब वही है ना। अभी देखिए, हर चीज एक कंट्रीब्यूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कितना सेफ जोन में हैं, और वो जरूर नहीं है कि आप ये गिने चुने फैक्टर ही पकड़ेंगे कि भाई सिर्फ गंदी आदतों से ही होगा, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि कुछ भी ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है किसी को, फिर भी उनको बिल्कुल हो सकता है। ओके सर, एक मैं स्टडी पढ़ रहा था गूगल पे, उसमें बताया मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर होता है। ये देखो अभी ना इतना प्रूवन नहीं है, थोड़ा सा लोग ना डिफरेंट, मतलब जस्ट टू साउंड डिफरेंट कुछ भी बोल दो तो अलग है, तो थोड़ा लोगों को भी ना, लोगों को मजा आता है। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो हाँ। मेरे माइंड में तो ये आया सबसे पहले कि बड़ों का तो चलिए छोड़िए, हम लोग तो हाँ। मोबाइल यूज करेंगे ही। जो बच्चे आजकल, अगर हम मतलब न्यू बॉर्न बेबीज की बात कर रहे हैं, वो पेट से सीख के आ रहे हैं कि मोबाइल कैसे चलाते हैं, बिल्कुल। और 1 साल के होते ही मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसमें ना बहुत सारी सिमिलाई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, आप कोई भी चीज का एक्सेस करेंगे तो बुराई है जी। मोबाइल का एक्सेसिव यूज आप करें, मैं करूं, बच्चा करे, बूढ़ा करे तो खराब है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन अब क्या रेडिएशन खतरनाक है? तो ऐसा मान लें कि एक हथौड़ा उठा के हम बोले हैं, क्या ये हथौड़ा ये दीवार तोड़ सकता है? तो इसके दोनों आंसर हैं, हाँ भी और नहीं, यस भी और नहीं भी है। बिल्कुल। जब तो वही हाल रेडिएशन का और इसका है, अपना मोबाइल का और कैंसर का है। ओके। मोबाइल का और कैंसर का, क्योंकि कर भी सकता है। हाँ, क्योंकि अगर आप हल्का हल्का हथौड़ा मारेंगे तो दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन वैसे अगर हल्का सा रेडिएशन विद इन लिमिट जो है तो वो कोई कैंसर वगैरह नहीं करेगा। लेकिन वो हल्का हथौड़ा अगर 200 साल तक मारते रहोगे तो टूट जाएगी। तो अगर आप हल्का हल्का मोबाइल फोन भी 100 साल तक यूज करोगे या बहुत लंबा यूज करोगे तो वो बीमारी भी देगा। तो इसके बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअली। बिल्कुल। तो इसमें सर एक चीज और कही जाती है कि मोबाइल फोन को अपने इस पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, कि इससे पोर्ट्रेट कैंसर होने का चांसेस रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा ऑर्गन आपको पसंद नहीं है, वहां का कैंसर करवा लो भाई, आप कहीं तो रखोगे। बिल्कुल। आपको अपना लेफ्ट हाथ पसंद नहीं है तो लेफ्ट हाथ में पकड़ लो, ठीक है ना। तो ये सब तो वैसे ही बातें हैं, उसमें कोई बात नहीं है। सर थोड़ी सी इस चीज पे मैं जानना चाहूंगा कि एक तो है कि जीन से चला आ रहा है, कैंसर हो गया, या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा ये हो गया। एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली यूज में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे लिए कितनी सेफ है और ये हमें कैंसर का कारण भी बन सकती है। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? इसमें सबसे पावरफुल चीज़ है जो इतनी ऑब्वियस है कि वो लोगों को नजर नहीं आती जी, है ना। जैसे कहते हैं ना, हाइडिंग इन प्लेन साइट। बिल्कुल। हाइडिंग इन प्लेन साइट मतलब आप अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं और चाबी आपकी यहाँ पड़ी है, लेकिन आप चाबी सब तरफ ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो ओवर ईटिंग, ज्यादा मात्रा में खाना खाना कैंसर का कारण, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। अब लोगों को फर्क नहीं लगता, और कई लोगों को देखा है हमने कि वो रोज ही कहते हैं कि आज तो ओवर ईटिंग हो गई, आज ओवर ईटिंग हो गई, और ये बात रोज बोलते हैं। वेट कम करने के लिए जी मैं क्या खाऊं, मतलब वेट कम करने के लिए भी कुछ खाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ओवर ईटिंग, मुझे लगता है कि अगर आपके लर्नेड ऑडियंस अगर ये सुन रहे हैं, और जो हमारे अलग अलग कल्चर्स में, धर्मों में सबने फास्टिंग बताई, जैसे कि इस्लाम में रोजे रखना बताया, हिंदुओं में एकादशी बताया, नवरात्रि बताया, सोमवार का, मंगलवार का फास्ट बताया, अलग अलग भगवान के नाम पर फास्टिंग बताई। फास्टिंग जो है बड़े कमाल की मेडिसिन है। ओके।
फास्टिंग जो है, जब आप भूखे रहते हैं तो आप का शरीर अपनी बीमारियों को खा जाता है, रिपेयर करता है अपने आप। रिपेयर करता है। ऐसा आयुर्वेद ने एक श्लोक बोला 5000 साल पहले, और इसी बात पर एक नोबेल प्राइज मिला 2016 में, 2016 में, जापान के प्रोफेसर ओहसुमी को ऑटोफैजी पे। ओके। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि भूखे रहने पर आपका शरीर आपकी बीमारियों को खा जाता है। उन्होंने ये बेकर्स ईस्ट में साबित किया, जो ब्रेड बनाने के लिए आटे में ना वो मिलाते हैं ना, खमीर मिलाते हैं। जी। खमीर से हाँ, ब्रेड आटा फूल जाता है, ब्रेड बन जाता है। ब्रेड बन जाती है। वो वाला फंगस लिया उन्होंने, उसने बीमारियां पैदा की और उन फंगस को खाना नहीं दिया, फंगस कॉलोनीज को, और देखा कि उनका वो फंगस जो है खुद ही अपनी बीमारियों को खा गया। इस बात पर उनको नोबेल प्राइज मिला। और जबकि ऐसा ही श्लोक हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद में एक आया जो बोलता है कि आहारम पचती शिखी, मतलब भोजन को पचाती है अग्नि, पेट की आग खाने को पचाती है। दोषान आहार वर्जितः पचती, आहार का वर्जन करने पर, मतलब भूखे रहने पर, भोजन ना करने पर दोषों को पचाती है, आपकी बीमारियों को पचाती है। ओके। आगे बोला है कि अगर आप अति कर जाओगे, मैं तो भूखे रह के बीमारी को जलाई डालूंगा, तो आगे बोला है दोषक क्षय च पचती धातून, दोषों का क्षय जब हो गया, थोड़ी बहुत बीमारियां आपकी जल गई है, थोड़ा बहुत आपका वेट लॉस वगैरह हो गया, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, अभी भी अगर आप नहीं मान रहे हो और बहुत अंडर ईटिंग कर रहे हो, बहुत भयंकर फास्टिंग कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो गए हो जी, डॉक्टर ने बोला अभी 2 दिन फास्टिंग करना और आप 8 दिन कर रहे हो, ठीक है ना, तो बोला है तो आपकी धातु, आपके हेल्दी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगी। फास्टिंग जो है लिमिट में करनी है। हाँ, ओवर फास्टिंग आपके टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगी। और प्राणान धातु क्षय च पचती, प्राणों को पचा डालेगी धातु का क्षय होने के बाद में, यानी कि अभी भी खाना खाना शुरू नहीं किया तो भूख से, स्टारवेशन से डेथ हो जाएगी। ओके। तो ये 4 फ्यूल हैं आपकी अग्नि के, पहला भोजन, दूसरा बीमारियां, तीसरा आपके हेल्दी टिश्यू, चौथा आपके प्राण। ये हमारे अग्नि का, मेटाबॉलिज्म का लाइक प्लान ABCD है। तो कभी कभी प्लान बी तक जाना चाहिए, लेकिन प्लान सी में मत जाइए। हर चीज लिमिट में करनी है, लिमिट में करनी है। अनलिमिटेड करोगे तो दिक्कत होगी। लिमिट में करनी है, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल लिमिट में, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है। तो मैं आपने पूछा था क्या हमारे आसपास में है जो हमको ज्यादा कैंसर दे रहा है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फूड। ओके। ओवरऑल फूड, तो इसको बोलते हैं कैलोरी इंटेंस फूड। अब आपको क्या करना है, इसका इलाज क्या है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, कैलोरी इंटेक कम करना है। ओके। पानी ज्यादा पीजिए खाने से पहले, खाने के साथ, हर बाइट के साथ पानी पीजिए, ताकि आपके पेट में कैलोरी कम जाए। 20-30% आपने पानी पी लिया खाना खाते खाते, तो पेट थोड़ा पानी से भर गया, कुछ कैलोरी कम गई। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और कही जाती है, मतलब टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा यहाँ से, कि खाना खाते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, वो भी कहा जाता है, डॉक्टर मैं बताता हूँ, मैं बस इसको भाई वंस फॉर ऑल आप सेटल कर लीजिए। आयुर्वेद ने बोला है खाना खाते हुए पानी पीना दवाई है, औषधि है, अमृत है। ओके। खाने के साथ में पानी पीना कमाल की चीज है, बहुत अच्छी चीज है। फिर उसकी आधी बात आपकी भी सही है जी। खाना खाने के बाद में पानी पीना पॉइजन का काम करता है। अब देखिए, एक हमारा टेक्स्ट हुआ चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र है ना जी, चाणक्य हुए ना जी, तो चाणक्य ने एक पानी के बारे में आपकी बात का आंसर किया, वो आपके क्वेश्चन से पहले कर गए आंसर वो बिल्कुल। वो बोलते हैं अजीर्ण भेषजम वारी, इनडाइजेशन में पानी पीना दवाई का काम करता है। अगर आपको इनडाइजेशन है, पेट खराब है, तो उस टाइम खाना मत खाइए, पानी पीजिए, पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, वो दवाई का काम करेगा। अजीर्ण में भेषज दवाई का काम करता है, वारी मतलब पानी। अजीर्ण भेषजम वारी, जीर्ण वारी बलप्रदम, जब आपका भोजन पच गया, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, तब पानी पीना आपको बलप्रद है, आपको एनर्जाइज करेगा। ओके। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के दौरान खाना खाते खाते पानी पीना अमृत है। भोजनांते च विषप्रदम, भोजन का अंत होने पर, जब खाना खत्म हो गया, तो जो आपने बोला अब ये पॉइजनस है पानी पीना, ये विषप्रद है, जहरीला है, फुला देगा क्योंकि खाने को, जो आपको लाइक टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में एसिड बढ़ाएगा, टॉक्सिन्स बढ़ाएगा। तो खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना, खाना खाने के पहले पानी पीना ठीक है, खाना खाने के साथ पानी ठीक है। अब आते हैं, आपने बोला जो आसपास जो चीजें कैंसर कर रही हैं, सबसे पहले ओवर ईटिंग, इससे बचना है, पीरियोडिक फास्टिंग करना है। अब तो क्या व्रत में लोग नॉर्मल डे से ज्यादा खाना खाते हैं। ये व्रत की थाली और व्रत की थाली क्या क्या खा सकते हैं, ढूंढ के लाओ, आने वाला था क्या क्या मिठाइयाँ,
क्या क्या मिठाइयाँ परमिटेड है, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल दिन में एक टाइम खाना खाएंगे और व्रत वाले दिन 4 बार हाँ, खाना 4 खाएंगे। बार खाना खाएंगे। तो इसलिए फास्टिंग की महत्ता समझिए, भूखे रहने का महत्व समझिए। भूख से दुनिया में कम लोग मर रहे हैं, ओवर ईटिंग से ज्यादा लोग मर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना वो दीवार की घड़ी से चल रहे हैं, अपनी बॉडी क्लॉक को नहीं देख रहे। अगर आप 2 बजे खाना खाते हैं, ठीक है। दोपहर को मान लीजिए, जी। अब दोपहर को 12 बजे मैं आपकी घड़ी में 2 बजा दूं और आपको दिखाऊं, देखो तो 2 बज गए, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 बज गए, अब मुझे खाना खाना है, क्योंकि घड़ी बोल रही है 2 बज गए। बिल्कुल। आपकी बॉडी अंदर से बोलेगी भूख तो नहीं है, पर आप बोलोगे नहीं नहीं, बॉडी तो बेवकूफ है, वो दीवार की घड़ी जो है वो तो सही बोल रही हमें है। अपने हिसाब से चलना है, जहां हमें भूख लगे तब खाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हम लोग ऐसा एक जोक करते हैं कि वेट लॉस के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा एक आसन है जी। कि जब कभी खाना सामने आए तो गर्दन को ऐसे हिलाइए। इस आसन से आप बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी हमने सब व्रत की बात करी पीछे। व्रत में तो एक चीज और बनाई जाती है, पूड़ियाँ, हाँ जी, और वो ऑयल में बनाई जाती है। बिल्कुल खराब है। व्रत का तो मतलब ही नहीं रहा ना वहाँ व्रत में तो। चलिए, मुझे लगता है कि हमने इस पे काफी बात की, और चीजों पे आते हैं। जी। और चीजों पे जो है, अब ये जो कैंसर कारक हैं उनमें मैदा है, ठीक है ना, रिफाइंड ऑयल की भी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, और जो ये फास्ट फूड है, फास्ट फूड में मिलाई जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक पर बहुत रिसर्च हुई है। जो बच्चे माइक्रो प्लास्टिक, जैसे अगर बच्चे खेलते हैं, प्लास्टिक के टॉयज आते हैं, उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक के टॉयज में तो इतना नहीं होता, लेकिन जब खाना खाने के साथ, जब आप हाई डिग्री टेम्परेचर से अपने खाना पैक करके मंगवाया, ओके। अब प्लास्टिक के डिब्बे में वो खाना, उबलता हुआ खाना पैक होके आया, बिल्कुल। वो आधा घंटा जो उसमें रहा, उसमें करोड़ों की मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक रहेगा। और करोड़ों की मात्रा, करोड़ों की मात्रा में, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो है 1 घंटा रहने पर, अगर 1 घंटा 1 किलो भोजन 1 घंटा अगर रहा, तो 78 करोड़ के आसपास में, ऐसा कुछ उनका कैलकुलेशन है साइंटिस्ट का, आईसीएमआर की स्टडी है। बिल्कुल। फिर ऐसे ही जो है प्लास्टिक में, अगर आप बॉइलिंग खाना अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों में रखेंगे जी। तो माइक्रो प्लास्टिक का इतना खतरा बढ़ जाता है कि वो माता के दूध में भी आ रहा है। नवजात बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, उसको भी माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। उसको कैसे मिल रहा है? माता के दूध से, क्योंकि मदर वो भोजन कर रही है, मदर के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक आया, मदर के ब्लड से मदर के ब्रेस्ट फीड में पहुंच गया, वहां से बच्चे को मिल रहा है वो। तो जो ये छोटी एज में जो कैंसर सुनने को आता है, इसी चक्कर में हो रहा है? बिल्कुल। अब आज ही सुबह, अगर आप आचार्य जी की वीडियो में, आप सुबह उसमें सेशन में नहीं था, आचार्य जी ने वीडियो दिखाया अक्षय कुमार का, कि कैसे जो है पेस्टिसाइड्स, माता के दूध में पेस्टिसाइड मिल रहे हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था आंध्र प्रदेश का, ओके। कर्नाटक साइड का, साउथ इंडिया का, कि कैसे एक्सेसिव, कासरगोड एक जगह, कासरगोड, ओके। तो कासरगोड में 15 साल तक बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स की का छिड़काव किया गया, 15,000 किलोमीटर में, ठीक है, ताकि वहाँ पे फसल और फ्रूट की फसल अच्छी हो। वहाँ पे ऐसी भयंकर बीमारियां बन रही हैं, और मदर्स के मिल्क में उनको माइक्रोप्लास्टिक और पेस्टिसाइड मिल रहे हैं। तो इसलिए जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रहें, जितना नेचर के साथ में सिंक करें, तो उतना अच्छा रहेगा। इसको डिटॉक्स करने का कोई तरीका भी होता है सर? जी हाँ, डिटॉक्स करने का आयुर्वेद में एक तरीका बताया गया, पंचकर्मा। जी। तो हमारे शरीर में जो ये मैंने आपको बताया, एजिंग हो गया, उम्र हो रही है आपकी, आपका जेनेटिक मेकअप है, आपको जो है परिवार से जीन्स मिले हैं बीमारियों वाले, ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस है, एडिक्शंस हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हो, गलत आदतें हैं, गलत खान पान है, रात को 12 बजे भोजन करते हो। जी। अब इन सब से, हर चीज से, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तो बड़ी खतरनाक चीज है। इन सब से आपको मान लीजिए कैंसर का, ये बीमारी का रिस्क बढ़ा, ठीक है, तो आयुर्वेद बोलता है कोई बीमारी ओवरनाइट नहीं आती है, चलती हर आ रही है। बीमारी का एक बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आयुर्वेद बोलता है कि आपको समय समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंकना है। उसके लिए है पंचकर्मा। ठीक है। तो जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, हर 5,000 10,000 किलोमीटर पे जाके आप जी। सर्विस करवा लेते हैं, जी। वैसे ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक मशीन है, इसकी सर्विस करनी इसकी है। भी सर्विस करनी है। ओके। बिल्कुल सर्विस की करनी है पंचकर्म के द्वारा, और बड़ी आसान है। अगर आप बीमार नहीं है, 1 साल में 19 घंटे आप दे दीजिए। 1 साल में 19 घंटे? 19 घंटे, मार्च में, जून में, सितंबर में
हम बताएंगे मार्च में कितना घंटा, जून में कितना घंटा, सितंबर में कितना घंटा। तो 19 घंटे में आपका टोटल पंचकर्मा हो जाएगा, साल भर की आपकी पीरियोडिक मेंटेनेंस हो गई। ओके, ये तो तब जब आप बीमार नहीं है। 3 सर्विस हो गई मतलब आपकी एक साल में। हाँ, ठीक है ना। लेकिन जब आप बीमार हैं, देखिए आप मैकेनिक के पास 2 बार जाते हैं, या तो सर्विस करवाने ये चेक या जब गाड़ी खराब हो गई, खराब ही होगी जब। बिल्कुल। तो डॉक्टर भी एक मैकेनिक है ना, आपका जो मशीन है उसका मैकेनिक है। या तो उसके पास चल जाइए टाइम रहते प्रोएक्टिवली, कि भी साल में जाके 3 सर्विस करवा ली, तब तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे या कम बीमार पड़ेंगे। सेकंड चांस है जाने का मजबूरी में, रिएक्टिवली, जब बीमारी पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तब भी पंचकर्मा करते हैं, लेकिन तब हम फिर मार्च जून सितंबर का वेट नहीं करते, तब हम पंचकर्मा बैक टू बैक देंगे, क्योंकि बीमारी के सामने, सिम्टम के सामने तो वेट नहीं किया करेंगे। जाता है पंचकर्मा में, किया क्या जाता है? पंचकर्मा में 5 प्रोसीजर्स जी, उन 5 प्रोसीजर्स के द्वारा शरीर को अंदर से साफ किया जाता है। ओके, शरीर का मतलब है आयुर्वेद में आपका पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको वॉश किया जाता है। अब अपर 1/3 को वॉमिटिंग के साथ में, मिडिल 1/3 को आपको स्पर्गेशन करवा के, लूज मोशन लगवा कर, ओके, और लास्ट 1/3 को बड़ी आंत को एनीमा के द्वारा। इसमें अलग अलग हर्ब्स के साथ में ही पंचकर्मा दिया जाता है। ये डिजीज स्पेसिफिक होता है, आपको कौन सी बीमारी है, किस बीमारी का चांस है, या आप हेल्दी हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है पंचकर्मा लेने का, है ना, कैसे आप लाइक ओवरऑल, कैसे आप मेंटल डिजीज के लिए भी दिया जाता है। ओके, शारीरिक बीमारियां हो, मानसिक बीमारियां हो, कर कोई भी सकता है ये? कोई भी कर सकता है। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं भी कर सकता आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आप 1 साल से कोई भी बड़ा बच्चा कर सकता है। अच्छा, लेकिन सबको 5 पंचकर्मा सबको नहीं दिए जाते। जैसे 5 होते हैं ना, 5 बड़े होते हैं, 50 छोटे होते हैं। ओके, अब उनमें से देखेंगे आपको कौन कौन सा देना है। आपको बीमारी के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कि आपको 5 देने हैं। और पंचकर्मा बहुत बहुत पावरफुल है। सिर्फ वीकनेस भी आती होगी जब इतना सब कुछ हो रहा है? वीकनेस नहीं आती है, ये तो बड़ा टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी के, थोड़ा वेट कम होता है, लेकिन बड़ा हेल्दी रहता है। ओके, तो बहुत ही हेल्दी है, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है, कुछ कड़वा कुड़वा नहीं है, और बड़ा बड़ा आराम से लिया जाता है। जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उसका कितने दिन का प्रोसेस है, घंटों का प्रोसेस होता है? नहीं, ये क्या है कि जब तो पेशेंट हमारे पास मान लीजिए कोई बाहर से आया, तो अब तो हम उसे टोटल पंचकर्मा करने के लिए 25-30 दिन के लिए एडमिट करते हैं। ओके, क्योंकि बीच में रेस्ट डेज भी आते हैं। बिल्कुल। पंचकर्मा ये नहीं है ना बैक टू बैक दे दिया, एक दिया फिर बीच में रेस्ट दिया, दूसरा दिया फिर रेस्ट दिया, रिकवर करने के लिए टाइम दिया, रिकवर करने के लिए। लेकिन जब आप, अब मान लीजिए अगर आप एडमिट नहीं हो रहे हैं, आप इसी शहर में रहते हैं, आपको यहीं पे आना है, पास में आप रहते हैं जी, तो आपको बोलेंगे आप 2-3 घंटे मार्च में आ जाइए, 1 घंटा डेली आ जाइए जून में 8 दिन के लिए। अच्छा, 3 घंटा और 8 घंटा 11 घंटे हो गए। फिर आपको बोलेंगे आप 8 घंटे आ जाइए सितंबर में एक बार, एक दिन के लिए 19 घंटे बस। तो अगर आप आसपास में रहते हैं तो उसको बोलते हैं डे केयर, आए करा के चले गए, फिर तो कुछ घंटों का ही है। लेकिन अगर आप दूर से आए हैं, आप फॉरेन से आते हैं, हमारे पास में यूरोप से पेशेंट्स आते हैं जो रुक के पंचकर्मा कराते हैं, उनको फिर हम 2 महीने के लिए एडमिट करते हैं। ये कराना पड़ेगा यहीं पे आके, घर से नहीं कर सकता कोई? घर से मुश्किल है, हिम्स में आना पड़ेगा इसके लिए। हाँ जी, आप आयुर्वेद में, इसको आयुर्वेद का प्रोसीजर है। Okay. अगर आप हिम्स के अलावा कहीं और भी कराना चाहें तो आपके लिए ऑप्शन ओपन है। जहां भी आपके पास में अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो पूरा पंचकर्मा करता है। जी जी। पंचकर्मा एक प्रॉब्लम क्या होगी कि बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर पंचकर्मा ना करके ना थोड़ा मसाज वगैरह कर देते हैं। ओके, मसाज करा दिया, शिरोधारा करा दिया, तो पेशेंट को लगता है थेरेपीज हो गई। वो पंचकर्मा नहीं है, वो पंचकर्मा की प्रिपरेशन है या एंसिलरी प्रोसीजर्स हैं, छोटे पंचकर्मा। मैंने बोला ना 50 के करीब प्रोसीजर होते हैं, वो 50 में से 2-4 करवा देते हैं जो हल्के हैं। लेकिन जो मेन है वो नहीं कराते, वो इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल हुई हैं। बिल्कुल। तो ऐसे है, कैंसर से डिटॉक्सिफाई के लिए आपको पंचकर्मा करवाते रहना चाहिए। तो इससे कैंसर ठीक हो जाता है, क्योर हो सकता है? देखिए, कैंसर क्योर करना तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी चीज को क्योर करने का बोलना बड़ी बात है, एथिकल भी नहीं है। किसी को सिंपल हेडेक भी है, अब मैंने मान लीजिए हेडेक के बहुत पेशेंट्स को क्योर किया है पास्ट में, तो क्या जो अगला पेशेंट आने वाला है फ्यूचर में उसको मैं क्योर कर दूंगा? क्या नहीं गारंटी? नो, देन आई विल नॉट। बिल्कुल, ठीक है ना, मैं ये बोलूंगा पहले हुए हैं आप जैसे, ठीक, आप भी हो जाएंगे, आई होप सो। बिल्कुल, वो बैलेंस्ड आंसर है। तो कैंसर के मामले में हम क्या करते हैं कि कैंसर क्योंकि बहुत ही साइलेंट किलर है, बहुत लेट पता चलता है इसका, तब तक ये फैल चुका होता है। तो उन पेशेंट्स को कभी हम कम लाभ दे पाते हैं, कभी बिल्कुल भी लाभ नहीं दे पाते, कभी ज्यादा लाभ भी होता है। ठीक है ना, लेकिन उनके लिए ये टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो कैंसर पेशेंट को लेकर आने वाले उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं।
अब मान लीजिए कैंसर पेशेंट को उसका बेटा लेकर आया, जी तो उस बेटे को समझना चाहिए कि भी हो सकता है कि 30 साल के बाद में मैं भी वहां ना बैठा हूं, बिल्कुल तो Genetics. वो हाँ पूछे भी कि डॉक्टर साहब मेरे जीन्स में भी है, भैया है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो अभी से कि precautions लेना मुझे चाहता है। 25 साल बाद 30 साल बाद मुझे ये कैंसर ना हो, अभी से प्रिकॉशंस लेगा वो। तो हम उसको बोलेंगे पंच 19 करो। घंटे एवरी ईयर, बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं करना, फ्रूट ज्यादा खाना है, सलाद ज्यादा खाना है, 19 घंटे पंचकर्मा कराना है, बिल्कुल। बस। अभी से पीछे प्लास्टिक की बात कर रहे थे हम लोग, एक कोलगेट जो हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट, वही प्लास्टिक के उसमें आता है, तो इसमें भी माइक्रो प्लास्टिक होती है। उसमें चांसेस कम है, ओके क्योंकि जहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा वहां पे मिक्सिंग का चांसेस ज्यादा है। ओके तो जैसे कि आप बॉइलिंग फूड जी प्लास्टिक में जब पैक किया तब उसमें मिक्स होने का चांस ज्यादा है हाई टेम्परेचर पे, ओके लेकिन क्योंकि कोलगेट या ऐसा कोई पेस्ट हाई टेम्परेचर पे नहीं है जी तो उसमें रिस्क कम है। ओके सर, कॉफ़ी पीने से भी कैंसर हो सकता है? कॉफी पीने से कैंसर नहीं होता, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप किस तरह के आपका जीनोम है, क्या आपका जीन स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो अति सर्वत्र वर्जित, इसको फॉलो करना चाहिए। मॉडरेशन में अगर आप कॉफी ले रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। मतलब इतने सारे जेंजी और आज की जनरेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं कुछ ऐसे फूड्स जानना चाहूँगा जो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने चाहिए, मतलब बिल्कुल क्रॉस वाला। नो मतलब ये नहीं कि आपका मन हो तो बिल्कुल क्रॉस, कि ये मत करो। बिल्कुल क्रॉस में सबसे पहले आता है ओवर ईटिंग। भूख Okay. नहीं है तो खाना नहीं खाना, भूख नहीं है तो आप बेस्ट फूड भी नहीं खा सकते। जो खाना आप किसको मानते हैं बेस्ट फूड है, मान लीजिए फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छा फूड है, बिल्कुल लेकिन अगर भूख नहीं है तो वो भी जहर है। बिना भूख के खाना नहीं खाना, इसको किसी भी भाषा में जेन जी एक्स वाई जेड सब समझ लो, ठीक है ना। ये इससे ज्यादा सिंपल वर्ड हमारे पास है नहीं बताने के लिए, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर आपको रिफाइंड फूड, ठीक है, टोबैको, अल्कोहल और लो फाइबर डाइट हो गई है हमारी, जैसे मैदा वगैरह ज्यादा हो, प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा मिले हुए हैं, तो ये सब क्या है कि ना एक लाइफस्टाइल बन जाता है, आदत बन जाती है। एक वन ऑफ खा लिया आपने, कभी एक फास्ट फूड कभी खा लिया, वंस इन अ वाइल, हाँ जी, खा लिया, कोई तो चलता है। लेकिन जब आपकी वो एक आदत बन जाती है, सनसेट के बाद खाना नहीं खाना। देखो हम क्या निशाचर नहीं है जी। कुछ जानवर होते हैं वो रात को निकलते हैं ना, हम दिन में चलने वाले प्राणी हैं जो सूरज के साथ उठते हैं और सूरज ढलने के साथ सो जाते हैं। तो जब ऐसा लाखों सालों से जब ऐसा होता आया तो सूरज के साथ हमारा सारा मेटाबॉलिज्म सेट हो गया। बिल्कुल। अब जब आप रात को 12 बजे खाना खाते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो बॉडी आपकी कंफ्यूज होती है और वहां से वो बीमारियों की शुरुआत होती है। ओके। तो इसलिए सनसेट के बाद खाना नहीं खाना, इतना सा भी रूल अगर आप मान लें तो भी आप अपने आप को बहुत बचा सकते हैं। एसिडिटी होना भी कैंसर को दर्शा सकता है? आयुर्वेद बोलता है कि पेट खराब होना हर बीमारी के लिए इनविटेशन कार्ड है। एक संस्कृत में श्लोक बोला गया है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सुतराम उदराणी तु, मतलब सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं, बैड मेटाबॉलिज्म से होते हैं, स्पेशली पेट के रोग, जैसे आपने बोला एसिडिटी। तो पेट के डाइजेशन के रोग जो हैं वो तो बहुत ही पर्टिकुलरली वीक डाइजेशन से होते हैं, और बाद में सारे रोग ही वीक डाइजेशन से शुरू होके, चाहे आपकी हड्डियों का रोग है, चाहे आंखों का रोग है जी, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं सबकी वीक डाइजेशन से होगी, ऐसा आयुर्वेद मानता है। ब्लड टेस्ट से पता करा जा सकता है कि आपको जी हाँ, कैंसर है? बहुत सारे कैंसर्स हैं जो ब्लड टेस्ट में पता चल जाते हैं, और बहुत बायोमार्कर्स हैं, कुछ कैंसर मार्कर्स आते हैं, उनसे तो सीधा सीधा पता चलता है। कौन से टेस्ट हैं जो कराने चाहिए, मतलब जो नॉर्मल है कि वो अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, तो कौन से करा सकते हैं? देखिए, नॉर्मल रूटीन चेकअप में तो अगर आप अपना सिंपल कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, आपका लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, आपका कोलेस्टेरॉल प्रोफाइल है ना, TG/TC, और आपका HbA1c, यूरिन कंप्लीट, अल्ट्रासोनोग्राफी पेट की, ऐसे रूटीन टेस्ट आप करवा लेंगे तो ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। लेकिन जब किसी कैंसर का डाउट आता है तब फिर उसके बाद में अनेक प्रकार के कैंसर टेस्ट हैं, जैसे CEA है जी। अनेक प्रकार के CA हैं, है ना, कैंसर एसेज बहुत तरह के हैं, और PSA है प्रोस्टेट के लिए। तो ऐसे कई तरह के कार्सिनोमास के लिए ऐसे ब्लड टेस्ट भी आते हैं जिनसे कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है। ओके सर, अभी हम पीछे बात कर रहे थे पॉल्यूशन, डाइट वगैरह की हम बात कर रहे थे कि इनसे कैंसर होता है। एक आता है कि
कोई व्यक्ति डेली रेड मीट कंज्यूम कर रहा है, तो इसके मुकाबले जो हम पहले बात करते हैं, इसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं रेड मीट कंज्यूम करने वाले को? जी हाँ, रेड मीट कंज्यूम करने वाले को कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, मतलब इनको मतलब ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कम से कम। कोई वन Okay. ऑफ कभी हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ओके। और जो इसके सिम्टम्स आते हैं कैंसर के, मतलब किसी, अभी हम लोग बैठे हैं आराम से कि एकदम जैसे अभी आप पीछे बता रहे गोल्ड का टेस्ट कराया, उसमें कैंसर निकला, फिर वो चेक करवा रही है, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें आ रहे होते हैं लेकिन हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, हमें लगता है नॉर्मल है हमारी लाइफ में? देखिए, सिम्टम्स हैं बिना किसी ऑब्वियस कारण के वेट लॉस होना। वेट लॉस होना? हाँ, ओके, किसी पेशेंट का वेट लॉस होने लग गया कंटिन्यूसली? हाँ, अब उसको पूछे क्या आप डाइटिंग कर रहे हो, क्या जिम कर रहे हो, क्या जॉगिंग कर रहे हो, कुछ नहीं। क्या वेट लॉस का कुछ प्लान कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, नहीं, तो वेट लॉस होना, आवाज बदलना आपका, क्योंकि थ्रोट के और ये मुंह के ओरो फेरेंजियल जो कैंसर्स हैं, जिनको एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बोलते हैं, मुंह, गला और ये खाने की नली है ना, एसोफेगस, यहाँ के कैंसर बड़े कॉमन है। तो आपकी आवाज में चेंज आ सकता है। ओके। क्योंकि जब कैंसर थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड पे, वॉइस अपरेटस पे प्रेशर डालेगा, तो आपकी वॉइस की क्वालिटी चेंज होगी। तो वेट लॉस होना, थोड़ा आवाज में चेंज आना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, कभी कभी डायरिया होना, तो पेट का कैंसर हो सकता है। ओके। आपको कोई जख्म ना भरना, ओके, कोई आपको इंजरी चोट होगी लग गई, जो भर नहीं रहा, तो वो कैंसर की निशानी है। अगर आपको तिल है, तिल का साइज बड़ा होने लग गया और उसके बॉर्डर इरेगुलर हो गए, और तिल में 2-3 तरह के कलर हैं, ब्लैक, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और तिल में से बाल उग रहे हैं, तो ये स्किन का कैंसर है। द ओनली स्किन कैंसर, मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो प्राणघातक हो सकता है। ओके। ब्लीडिंग ना रुकना आपको, ठीक है ना। तो बच्चों में बड़े कॉमन कैंसर होते हैं, बच्चों में ब्लास्टोमा नाम के कैंसर बड़े कॉमन होते हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा होता है आंख का कैंसर बच्चों में। तो उसमें क्या, बच्चे की आंख जो है ना, अंधेरे में बिल्ली की आंख की तरह चमकेगी, तो वो कैंसर है? वो हो सकता है। देखो, हो ये सकता है। ऐसे देख के तो कभी कोई नहीं बोलेगा कैंसर है टेस्ट के बाद, लेकिन उससे तो उसमें जांच कराई जाएगी, सिम्टम्स पता चल जाएंगे कि अगर बच्चा अंधेरे में खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही बिल्ली की आंख की तरह चमक रही हैं, तो उसको आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा एक बार। ओके। भगवान ना करे, लेकिन वो रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। तो ऐसे कहीं पे गांठ बन जाना, कहीं पे स्वेलिंग हो जाना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि ज्यादातर कैंसर पकड़ने में पहली मदद करता है, वो है लिम्फ नोड में स्वेलिंग आना। हमारे आर्मपिट, कान के पीछे, लेग्स के जॉइंट पे, है ना, यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं। ओके। तो वो गांठें फूल जाती हैं। अगर टाइट हो हाथ का टाइट हो कैंसर जाती है है। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे गांठें से उग जाएंगी आपकी आर्मपिट में। ओके। हाँ, अगर आपके हेड एंड नेक में कैंसर है तो कान के पीछे आपके यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, और वो स्वेलिंग ऐसे रहेगी, वो दर्द नहीं करेगी। टमी में भी आ जाती है स्वेलिंग, टमी में गांठें आपको दिखेंगी। अच्छा। तो ये जब गांठें उगती हैं, मतलब लिम्फ नोड में स्वेलिंग आती है, तो इसका मतलब है जहां से लिम्फ आ रहा है उधर से कहीं ना कहीं कैंसर के सेल आ रहे हैं, जहां पे लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन पैदा करके और स्वेलिंग कर रहे हैं। ओके। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो, बिल्कुल। पीछे हम पंचकर्मा की बात कर रहे थे, उसमें आपने बताया कि पूरा डिटॉक्स कराया जाता है बॉडी को, लेकिन अगर किसी की कोई गांठ है, जैसे हम गांठ की बात कर रहे हैं, और उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, और लेकिन कीमो चल रही है, हर चीज़ चल रही है, उसमें तो हमारे बैड सेल्स, गुड सेल्स सब खत्म होते हैं, तो पंचकर्मा कैसे उस चीज़ को निकाल रहा है, क्योंकि वो गांठ तो हमें वहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। देखिए, जो गांठ वहां दिखाई दे रही है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। ओके। वहां पे होती नहीं है, आ गई है। अब बॉडी जो है किसी भी एबनॉर्मल ग्रोथ को लेकर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होती है, बॉडी खुद उससे छुटकारा पाना चाहती है। ओके। तो हम जो पंचकर्म करते हैं वो कीमो की तरह टारगेट स्पेसिफिक तो नहीं है, वो जाके कैंसर सेल को मारने वाला है, ऐसा तो नहीं है। ओके, फुल बॉडी पे तो फुल बॉडी पर आपकी बॉडी को अलाइन कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। मतलब उसका ये नहीं है कि यहाँ पे कैंसर है तो कैंसर स्पेसिफिक नहीं है, वो तो पूरी बॉडी पे काम करेगा। पूरी बॉडी पे काम करेगा। हम तो पंचकर्मा तो पूरी बॉडी पे काम करेगा। अब हमने क्या, आपकी डाइट हमने करेक्ट कर दी, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है फूड इज सुपर मेडिसिन। डाइट कम कर दी, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कर दिया। जो श्लोक बोला था कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपकी अग्नि आपकी बीमारियों को जला देगी, बिल्कुल, जिसपे ऑटोफेजी का नोबेल प्राइज मिला। तो हमने एक तो उधर से सपोर्ट लिया खाना कम करके, ताकि आपकी अग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ को जला डाले, खत्म कर दे, कंज्यूम कर ले। बिल्कुल। वो आपके हाई कोलेस्टेरॉल को आपके ब्लड में से, आपके फैटी लिवर में से फैट को, आपके मोटापे के लिए आपके पेट में से,
सब तरफ से आपके एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड कैलोरीज को जला डालेगा, ठीक है ना। ऐसे ही वो कैंसर के ट्यूमर को भी जाके कंज्यूम करेगा, पचाना चाहेगा। हमारा मेटाबॉलिज्म। फिर हमने लाइफस्टाइल बेटर कर लिया, योगा, एक्सरसाइज, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, हार्ट रेट तेज है, वो भी जब एनर्जी खाएगा आपकी, उससे वेट लॉस होता है, तो वो कैंसर में से भी वो उसको भी डिस्करेज करेगा, उसका भी साइज कम करेगा। फिर हमारी रिसर्च बेस्ड हर्ब्स हैं जो एंटी कैंसर हैं, बहुत सारे, कम से कम 100 हर्ब्स हैं जिन पे प्रूव हो चुका है कि इनके ये फाइटोकेमिकल्स जो है एंटी कैंसर हैं, ठीक है ना। हल्दी है, तुलसी है, हमारा अश्वगंधा है, और कांचनार है, कालमेघ है, ऐसे शरपुंखा है, पुनर्नवा, गुड़ूची, ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं जो प्रूवन एंटी कैंसर हैं। अदरक बहुत अच्छा एंटी कैंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल, काली मिर्च एंटी कैंसर है। तो थोड़ा सपोर्ट हम उन हर्ब्स का लेते हैं जो हमारे किचन के स्पाइसेस हैं, या अश्वगंधा, तुलसी, मुलट्ठी वगैरह हमारी हर्ब्स हैं। और फिर आता है पंचकर्मा। तो ये चारों फोर्सेस मिलके, आहार विहार शमन शोधन, ये बॉडी में जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, चाहे आपका एबनॉर्मल बॉडी वेट है, चाहे आपका एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हाई है, चाहे आपका लिवर में फैट डिपॉजिट है, फैटी लिवर है, या आपके कैंसर का ट्यूमर है, इन सबके खिलाफ हमारी बॉडी फाइट करती है। तो आयुर्वेद में तो हम बॉडी को एक एनवायरनमेंट देते हैं फाइट करने का, कि लड़ो, हम कुछ एंटी कैंसर नहीं दे रहे। तो ये इस सिद्धांत पे काम करता है। आयुर्वेद में एक प्रिंसिपल आता है, सीड एंड फील्ड थ्योरी। सीड बीज और खेत की थ्योरी। आपने बीज फेंका जी एक खेत में, जी अगर खेत में पानी था, उपजाऊ भूमि थी, तो बीज उग जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारा शरीर क्या है, खेत है, और ये बीमारियां बीज है जी, ठीक है ना। अब वो जैसे कोविड के बीज फैले, तो अगर आपका खेत मतलब आपकी बॉडी रिसेप्टिव थी जी, तो आपने कोविड के बीज को अपने अंदर ग्रो किया, आपको कोविड हो गया। किसी की बॉडी, किसी का खेत, बॉडी मतलब किसी का खेत, वो इतना रिसेप्टिव नहीं था, सूखा पड़ा था, कुछ नहीं उगता था वहां, तो वहां कोविड का बीज गया, उगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सीड पे काम नहीं करते, हम कैंसर को वीक नहीं बनाना चाहते, हम कोविड को वीक करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम डेंगू वायरस से नहीं लड़ रहे, बॉडी को हम तो बोल रहे हैं तो सीड ना सारे, ये कोविड, डेंगू, कैंसर, मलेरिया, डायबिटीज, ये तो सब बीज हैं, बिल्कुल, आएंगे तो धरती पे, आपके शरीर पर, बिल्कुल। तो फील्ड पे काम करना है, हम इस फील्ड को मजबूत बनाते हैं, ताकि कोई भी, कल को कोविड-19 था जी, अभी कोविड-28 आएगा, फिर कोविड-45 आएगा, तो कितनी बार आप वैक्सीन बनाओगे, और इस बार मुंह ढको, इस बार कान ढको, इस बार राइट हाथ ढको, इस बार लेफ्ट हाथ ढको, क्या क्या करोगे, बिल्कुल। इससे अच्छा शरीर को मजबूत करने के लिए अगर हम लोग लड़ाई जारी रखें तो ज्यादा बेटर है। भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली जब कभी कोई और कोविड आएगा फ्यूचर में, तब तक हम लोग ज्यादा रेडी होंगे, और हम ऐसे वैक्सीन की हमको बाट नहीं जोनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। हम तो यही कहते हैं कि कोविड ना आए, बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल। अभी आपको गवर्नमेंट ने मॉरिशस भेजा था, वहाँ कैसा रहा आपका? हाँ जी, भारत सरकार का कुछ कंट्रीज के साथ में कंट्री टू कंट्री MOU है जी, और उसके तहत आयुर्वेदा चेयर के डेजिग्नेशन से आयुर्वेदा एक्सपर्ट भेजे जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ओके। तो मुझे मॉरिशस भेजा गया था, तो मॉरिशस में जाने वाला मैं पहला आयुर्वेदा चेयर था, और वहाँ जाकर आपको आयुर्वेद को प्रमोट करना रहता है। ओके। तो वहाँ जो हमसे बन पड़ा हमने किया, अच्छा काम हुआ। वहाँ पे हमको हाई कमीशन का बहुत सपोर्ट मिला, वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमको सपोर्ट दिया, बहुत सपोर्ट दिया। तो वहाँ बड़े अच्छे काम हुए, जैसे कि वहाँ के स्कूलों के सिलेबस में हमने आयुर्वेदा डायटेटिक्स, आयुर्वेद के भोजन सिद्धांत हमने वहाँ के सिलेबस में डलवा दिए। अरे, वहाँ के राष्ट्रपति भवन में हमने एक आयुर्वेदिक गार्डन बनाया। वहाँ 52 एकड़ का राष्ट्रपति भवन है, जिसमें 5000 स्क्वायर मीटर जगह मुझको दी गई कि आप इसमें आयुर्वेदिक गार्डन बनाइए। ओके। तो उसमें क्यारियां वगैरह डेवलप करवा के हमने आयुर्वेदिक गार्डन बनाया। ओके। तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2024 को, मॉरिशस की नेशनल गेस्ट थी उनके इंडिपेंडेंस डे पर जी, वो चीफ गेस्ट थी। ओके। तो दोनों राष्ट्रपतियों को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गार्डन दिखाने का। वाह। तो हमारे राष्ट्रपति ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के जो प्लांट मॉरिशस में उग रहे हैं, जैसे तुलसी है, नीम है, सब जगह उगता है, अर्जुन है, अश्वगंधा है,
तो मॉरिशस में उगने वाले प्लांट इंडियन प्लांट से कैसे डिफरेंट हैं, ये पढ़ने के लिए मॉरिशस गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए हमको 20 लाख रुपए की ग्रांट दी। ओके। वो रिसर्च भी हमने की, और वहाँ के टेलीविजन पर बहुत सारे 50-60 टॉक वहाँ के टेलीविजन पर दिए आयुर्वेद को लेकर। तो ऐसे बहुत अच्छा आयुर्वेद का मेरा स्टे मॉरिशस में रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया मॉरिशस में सिलेबस में डलवाया गया आयुर्वेदा, इंडियन स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा क्यों? हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ कि भारत बहुत बड़ा देश है जी। 140 करोड़ लोग हैं। मॉरिशस बहुत छोटा सा, अपने शहर से भी छोटा है, 12 लाख की पॉपुलेशन है, एक टापू है जी। आफ्टर है तो एक कंट्री पर बहुत छोटा है जी। वहां पर हर चीज कराना कंपैरेटिवली इजी है। भारत इतना बड़ा देश है और एजुकेशन जो है ना वो स्टेट का सब्जेक्ट है। लॉ, एजुकेशन, हेल्थ ये स्टेट के सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट हमारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता भारत की विशेषता। अब तमिलनाडु का अलग कल्चर है ना, उधर नॉर्थ ईस्ट का अलग है, जम्मू का अलग है। तो इतने सारे वेरिड कल्चर्स में एक ही तरह का सिलेबस लागू करना वो शायद इतना मुश्किल रहा होगा। तो प्रोसेस में है। अभी आचार्य जी ने बताया कि अभी 2 हफ्ता पहले भारत सरकार ने कुछ आयुर्वेदा क्लास 6 में या 8th में लागू किया है। तो मुझे लगता है कि एक सही स्टार्ट भारत में हुई है, पर इतना बड़ा कंट्री है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर चीज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। होप सो, फिंगर क्रॉस जल्दी आए, जी, बच्चों को सीखने का मौका मिले कि आयुर्वेदा है क्या। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।